हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। आज की वीडियो होने वाली है एनटीपीसी यूजी एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि जो सेकंड फेज के एग्जाम है यूजी वाले वो चल रहे हैं सीबीटी 1। आज मेरा एग्जाम था 18 जून फर्स्ट शिफ्ट और मैं इसमें पूरा रिव्यू देने वाली हूँ। वैसे तो आपने जीके के क्वेश्चन हर जगह देखे होंगे कि ये टॉपिक आ रहा है और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप कर भी रहे होंगे जो आपके छूटे हुए होंगे जीके के। लेकिन मैथ्स का रिव्यू आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, ना ही मैथ्स के कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि इसका वैसे तो क्वेश्चंस बताते भी नहीं है क्योंकि बैन है। लेकिन जो मुझे याद है क्वेश्चंस वो मैं आपको बता दूंगी टॉपिक्स के साथ प्लस डिजिट के साथ भी। अगर जो याद है वो मैं आपको बता दूंगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे जो मैथ्स वाले हैं वो याद रह जाते हैं। और मैंने अभी आई हूँ जस्ट और फिर उसमें रास्ते में इसको लिख लिया था। ट्रैवल के टाइम में मैंने इसको लिख लिया था ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और इससे पहले एक काम जो आपको करना है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका एग्जाम है आगे आने वाले शिफ्ट में, ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो चलिए रिव्यू की बात करें। तो इसमें क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 मैथ 30 रीजनिंग 40 जीके, और मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो 94 अटेम्प्ट किए हैं, 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग। वैसे मैथ्स और रीजनिंग का मेरा हर एग्जाम में लगभग यही रहता है कि मेरे जो क्वेश्चन हैं वो सही जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में मुझे ऐसा कोई डाउट है नहीं। जीके में थोड़ा बहुत है जो मैंने किसी किसी में ऐसा था कि दो एक में कर दिया था, तुक्का लगा दिया था। तो चेक किया घर आके, वो गलत, घर आके तो वो गलत हो गया। और जो तुक्का लगाए हुआ एक दो सही हो जाता है तो उसकी खुशी तो बहुत अलग होती है। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जीके में ना आप ज्यादा तुक्के ना मारें, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन जहाँ गलत हुए तो हमारा 1 मार्क्स जो है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं और जिसमें आपको एलिमिनेशन कर लेते हैं, जैसे आप कर लेते हैं कि 2 ऑप्शन हमारे गलत हैं तो बाकी 2 बचते हैं, तो उनमें से आपको लगाना है, तो वहाँ आप उसका यूज तुक्के का यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं बस उन्हें कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। पहले मैं रीजनिंग का आपको रिव्यू बताती हूँ। रीजनिंग और मैथ्स वैसे ईजी है। मैथ्स को अगर बात करें तो ईजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप मतलब पहली बार में नहीं करना है। वैसे तो वो ईजी है लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको नहीं करना है। जैसे मैंने क्या किया था कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे लगा कि टाइम लगेगा तो मैंने उसको मार्क को रिव्यू कर दिया और बाद में किया। रीजनिंग की बात करूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा था। सीटिंग अरेंजमेंट के मैंने जो उसमें गिने थे क्वेश्चन, तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे। और कैसे थे, जैसे कि आप 1 से 7 तक लगा देते हैं। जैसे वो होते हैं ना बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनका अरेंजमेंट, तो हम बिल्डिंग में करते हैं। लेकिन उसमें ये दिया गया था कि 7 लोग हैं, वो 1 से 7 तक ऊपर तक बैठे हुए हैं, तो उनका अरेंजमेंट करना था। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था नॉर्थ फेस वाला, नॉर्थ फेस करके बैठे हैं 7 लोग। जितने भी अरेंजमेंट थे वो 7 लोगों से कम का नहीं था, 7 का ही था। एक सर्कल वाला था। तो आपके 5 क्वेश्चन ही सिटिंग अरेंजमेंट से थे। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो ईजी थे। ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे आप कभी कभी ये कर देते हैं कि डब्ल्यू का जी से रिलेशन पूछा है, यानी कि जिसका पूछा है आप अपोजिट बता देते हैं, जी का डब्ल्यू से बता देते हैं। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो आपके क्वेश्चन गलत करवा सकती हैं। बस वहाँ आपको सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है। कभी इजी के चक्कर में आप फ्लो में वो गलत करके आते हैं कि अलग अलग ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा होता है 2 ऑप्शन में, और अगर हम क्वेश्चन को पलट देते हैं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर बात करूँ चैप्टर्स की, तो ब्लड रिलेशन से भी थे क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन थे। और जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, एक तो होती है आपकी नंबर वाली, एक वर्ड वाली। जो वर्ड को डिजिट में लिखा गया था, जैसे कोई एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। डॉग है, डॉग्स है, डॉग्स को लिखा गया है 9623, तो हिट्स को क्या लिखा जाएगा? इसमें मतलब उसमें भी हमारे डिजिट कॉमन होंगे, 963 कॉमन होगा और कुछ लेटर कॉमन होंगे, कोई एक बताना होगा। कुछ इस तरीके से था, जैसे कि आपका अल्फाबेटिकल होता है, जैसे जे के को लिखा जाता है एल एम, और एन एल को लिखा जाता है ओ पी। ये मैं एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, और ऐसे ही आपको ऑप्शन में से बताना है कि क्या होगा। अगर लॉजिक की बात करूँ तो इतने ज़्यादा हार्ड लॉजिक्स नहीं थे। उसमें आपको +1 +2 करना था। एक में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, मैं उसमें +2 +3 वगैरह करी थी, लेकिन उसमें -3 से स्टार्टिंग थी। यानी कि 4 लेटर का एक वर्ड है, उसमें फर्स्ट वाले में -4 -3, और सेकंड लेटर में -4, फिर -5 -6, ऐसे किया हुआ था। तो आप ये ध्यान देना कि जैसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं +1 +2 करने के, और बाद में बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ आपको माइनस वाला लॉजिक लगाना है, वहाँ आप थोड़े अटक जाते हैं। तो अगर आपसे तब नहीं हो रहा है तो उसको मार्क रिव्यू करके और आगे चले जाना। फिर बाद में आप अगर उसको करेंगे तो वो फिर माइंड में क्लिक कर जाता है, बाद में आप उसको कर पाएंगे। तो इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं थे। तो रीजनिंग एकदम ईजी लेवल में कहूंगी। या तो हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में ईजी हो, आपकी शिफ्ट में थोड़ी बहुत हार्ड आ जाए, पर रीजनिंग का अभी तक जो लेवल देखा जा रहा है वो ईजी ही है, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, और ये जो डायरेक्शन डिस्टेंस है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, कि उत्तर की वो चला 4 किलोमीटर, फिर दाई मुड़ा, फिर बाएं, इस तरीके से 3-4 लाइन का क्वेश्चन था। वहां आप बस उसको देखते जाइएगा और करते जाइएगा। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको शुरू करेंगे करना। तो जिनमें अगर आपको लगता है कि लंबा क्वेश्चन है तो बाद में कर लेना, लेकिन वैसे सारे क्वेश्चन जो है वन गो में करने वाले थे रीजनिंग के।
अब सबसे बड़ा जो इशू है वो मैथ का है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। जीके के तो हर कोई करवा रहा है, मैथ्स के क्योंकि घर आते आते किसी को याद ही नहीं रहते कि क्वेश्चन क्या था। इजी एक दो लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो याद रह जाते हैं, बाकी जो क्वेश्चन अगर कोई अलग भी टॉपिक आया है तो वो याद ही नहीं रहता। तो वैसे मैंने मोस्टली क्वेश्चन लिख लिए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर बात करूँ सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट करती हूँ। तो मेंस्ट्रुएशन के जो क्वेश्चन थे वो 3 थे। जैसे आपका ठोस गोला है उससे ठोस बेलन है, तो तीनों ही बेलन से थे। जैसे ठोस बेलन है उससे बेलन ही बनाना है, सिलिंड्रिकल है सॉलिड वाला, तो उससे आपको सिंपल वाला सिलेंडर बनाना है और उसकी हाइट बतानी थी जो दूसरा वाला बनेगा। तो उसमें आपका क्या फॉर्मूला लगता है, वॉल्यूम वाला। आप ये जो क्वेश्चंस करते हैं वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम वाला, अगर हम एक किसी चीज से दूसरी चीज को बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है दोनों का इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले से हम उसको सोल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन था खोखले बेलन वाला, यानी एक खोखले बेलन से बनाया गया था एक और बेलन, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन था कि एक ठोस बेलन से हमने कई सारे बेलन बना दिए थे, तो वो संख्या बतानी थी कि कितने बन सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, वो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम वाला ही होगा। अगर आपने ऐसा है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ी है, आप सोच रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन पढ़ें, तो पूरा आप ना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बट ये मत करना कि 4-5 घंटे की आप मेंस्ट्रुएशन की क्लास देख रहे हैं और किसी टीचर से आपने जो बहुत मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फिर आपने 6-7 घंटे की क्लास ली कि हाँ 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये मत करना। आप जो है फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। आपने जो क्विक नोट्स वगैरह बनाए होंगे, नहीं तो आप इसको ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि गूगल पे डालना मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले वगैरह, जहाँ जहाँ से जिस उससे क्वेश्चन आ रहा है, और या फिर चैट जीपीटी या एआई आप किसी पे भी डाल सकते हैं, तो पूरा एक्सप्लेनेशन निकल के आ जाता है। वहां से आप उसका फॉर्मूला देख लेना, बस ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना। नहीं तो सोर्स से, यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, वहां से आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। अभी कोई भी लॉन्ग चैप्टर मत करना, आप फॉर्मूला रिवाइज करके जाएं तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, इतना डीप नहीं पूछा जा रहा। एक और क्वेश्चन जो मैंने बाद में किया, मुझे थोड़ा सा लगा था, एक हमें वो दिया था चतुर्भुज ABCD, और उनकी जो चारों भुजाएं उसकी लंबाई भी दी हुई थी। अब उसमें से बनाए हुए थे डायगोनल, जैसे ABCD एक हमारा हो गया, हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया। A को C से मिलाया, ठीक है, और B को D से मिलाया, तो 2 विकर्ण हो गए। अब दोनों विकर्ण के अलग अलग मध्य बिंदु है, लेकिन उन मध्य बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हो, बाद में आपको याद आ जाए, तो आप उसको बाद में करने की कोशिश करना। अगर इस पर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो इसमें में आपके इजी क्वेश्चन का भी टाइम निकल जाएगा। मैंने तो बाद में किया था ये, क्योंकि फिर मुझे बाद में क्लिक किया कि इसका फॉर्मूला ये है कि जो ऊपर वाली साइड होती है और नीचे वाली साइड होती है, उनका डिफरेंस करके हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो अपना मध्य बिंदु का डिस्टेंस है ना विकर्ण के मध्य बिंदु का, वो आ जाता है निकल के। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो मेंस्ट्रुएशन का हो गया, एक तो मैंने ज्योमेट्रिक का बता दिया आपको। और अगर ये सॉल्यूशन उसकी बात करूँ, इसकी कुछ अलजेब्रा वगैरह की, तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन था नहीं, एडवांस से कम ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1, और ये इक्वल टू में था 32। इसमें हमें पहले x की वैल्यू निकालनी थी, वो x की वैल्यू पुट करनी थी 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, यानी 2x माइनस 1 पूरा और अपॉन में 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसका 11/15 आंसर था। और एक और क्वेश्चन था ट्रिगो से। ट्रिगो वाला अगर क्वेश्चन बताऊं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा था। अब आप कहेंगे ये तो 1 होता है, लेकिन 1 ऑप्शन में नहीं था, वो इस तरीके से दिया हुआ था, जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे साइन कोस में रिलेशन है, ऐसी सेक टेन में भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक कोट में भी होता है। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 ले लेते हैं और एक -1 वहां पे दे दिया इस तरीके से, तो उसको सोल्व करना था। उसे सोल्व करके ऐसा ऑप्शन देखना था कि जो 1 आ जाए, यानी थोड़ा सा तो ट्रिकी था, पर आप कर सकते थे। यानी फॉर्मूला बेस है ना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसलिए कह रही हूँ आपको कि आप फॉर्मूला रिवीजन करके जाइएगा जरूर। प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे, जैसे कि आपने जो ज्यादातर जो वो देखा होगा कॉन्सेप्ट की, जो बेईमान दुकानदार है उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और टीचर्स तो पूछती है। जब एसएससी के एग्जाम लेती थी टीचर्स, तो जीडी वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे इस टॉपिक से। तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था बेईमान दुकानदार का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो आप उस 15 से 17 मिनट की वीडियो में पूरा उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं और से मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन क्यों भटकना। जब मैं इसमें वीडियो में जो कमेंट है ना, कमेंट में पिन कर दूंगी वो वीडियो का लिंक, तो वहां से आप उसको टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्वेश्चन बता देती हूँ किस तरीके का था। जैसे कि क्वेश्चन होता है, बेईमान दुकानदार क्या करता है कि जहां से खरीदेगा, जहां से वो थोक में माल लाता है, कोई सामान वगैरह लाता है, तो क्या करता है कि वहां पे वो एक्स्ट्रा वजन लाएगा। यानी लाना है 1 किलो, ऐसे वे का यूज करेगा, ऐसे बाट का यूज करेगा कि वहां से उसको 200 ग्राम 300 ग्राम फालतू मिल जाए। फिर जब अपने ग्राहक को बेचेगा तो फिर वो कम में बेचेगा, जैसे देना तो है 1000 ग्राम, देगा 800 ग्राम। तो ऐसे क्या हो जाएगा, उसे डबल प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन था कि लाता तो 1200 ग्राम है, देता है 840 ग्राम। तो बताइए कि इसका जो प्रॉफिट है डबल प्रॉफिट हो गया, तो वो कितना होगा। इस तरीके के 2 क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना।
दूसरा ये एक प्रॉफिट लॉस का पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आप पूरा चैप्टर करने बैठेंगे तो ये टाइम नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ जो पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। और एक ऐसे भी क्वेश्चन थे, जैसे पहले जो विक्रय मूल्य था ये था तो इससे हानि हो रही थी, जैसे 1200 विक्रय मूल्य था तो इसे 20% की हानि हो रही थी, अब इसे 12% का लाभ कमाना है तो कितने पे बेचना होगा, तो ईजी है ना। एक परसेंटेज से अगर मैं बताऊं तो दो क्वेश्चन थे, जैसे कि पहले कोई संख्या 200 थी, अब बढ़ के 220 हो गई, तो बताओ परसेंटेज क्या होगा। ये भी बहुत इजी, ऐसे ये कोई क्वेश्चन था, वो थोड़ा मुझे याद नहीं है, ऐसे दो क्वेश्चन इजी थे। एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करूं तो इससे भी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन तीन संख्या वाला पूछा गया था, जैसे तीन संख्या का रेशो दे दिया और फिर 3, 2 और 13 ये रेशो था, एग्जैक्ट मुझे याद है, बट एलसीएम याद नहीं है, एलसीएम दे रखा था और उससे हमारा एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ हमारा 33 आ रहा था। ये कैसे आता है, जब आप जानते हैं कि हमें रेशो दिया है ना किसी भी संख्या का, तो उन रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए एचसीएफ से, तो आपका एलसीएम आ जाता है, तो इसी फॉर्मूले से आप अपना एचसीएफ निकाल लेते। एक और आपको फॉर्मूला बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएगा, जैसे एक संख्या को हम दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर। इससे हमारे दो क्वेश्चन थे इसमें। और रेशो से अगर बताऊं तो हमारे जो फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन था। और डिवीजन वाले रूल, जो नंबर सिस्टम में आप परेशान होते हैं ना, इतना लंबा चैप्टर वगैरह करके जाते हैं, लेकिन इतना कुछ हार्ड था नहीं नंबर सिस्टम से। तीन क्वेश्चन थे जिनमें कि दो थे डिवीजन वाले, एक तो था 24 से डिवाइड करना था, एक था 9 से डिवाइड करने वाला। 24 का अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, 6 और 4 में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 की डिजिट कैसे निकालेंगे आपकी, जैसे 4 से अगर कोई नंबर है वो डिविजिबल है तो कैसे बताते हैं आप, ऐसे बताते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से आपके डिवाइड होने चाहिए, तो एक तो 4 से निकल जाती है। फिर 6 से निकालने के लिए आप क्या करते हैं, थर्ड 3 से डिवीजन देख लेते हैं, पूरे जो नंबर है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इस तरीके से आप 24 से देख सकते हैं। जो कोई बड़ी नंबर आपको दी है ना कि इसका डिविजिबल बताइए है या नहीं है, तो उसको फैक्टर्स में तोड़ लीजिए और फिर उनसे डिवाइड करके देख लीजिए, तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से वहां पर सोल्व कर पाएंगे। और आपको पैनिक नहीं होना है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने एक ट्राई ले लिया है कि हाँ अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसमें आप बिल्कुल भी फंसिए नहीं, वहां आप जो है उसे स्किप कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उसे मार्क को रिव्यू करिए और अगला क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये अगर टिप्स आप वहां यूज करेंगे तो आपके बहुत काम आएगी और आपका टाइम भी बचाएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये टिप्स यूज करते हुए ना मैंने अपने 24 मिनट बचा लिए थे। उसमें फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कहीं मिस्टेक हो गई हो तो चेक कर लेती हूँ, चेक करने में 10-12 मिनट ओनली लगे, और फिर जो लास्ट के वो थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा ही टाइम बचा लिया, फिर बस ऐसे ही पास किया टाइम। तो मतलब आप भी इस तरीके से टाइम, अगर मैं, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं तो आपका स्ट्रॉन्ग है इसलिए हो गया होगा, हाँ हो सकता है कि मेरा मैथ से स्ट्रॉन्ग हो इसलिए मैंने टाइम बचा लिया, लेकिन आप भी बचा सकते हैं यही टिप्स यूज करके कि जो इजी क्वेश्चन है बस एक ही इसकी टेक्निक है टाइम बचाने की। टाइम की आपको वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो टाइम बचाने की एकदम यही एकमात्र टेक्निक काम करेगी कि जो जो इजी क्वेश्चन है ना पहले आप उसको उठा लीजिए, पहले उसको कर लीजिए और फिर बाद में आप वो क्वेश्चन करिए जो आपने मार्क्स को रिव्यू करे थे। तो ये आप वहाँ अपना के देखना, टेक्निक आपके बहुत काम आएगी, और लेटर मुझे इसमें थैंक्स लिख देना कमेंट में। अच्छा, एसटीडी से कौन से क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे। एक तो ट्रेन वाला था, दो विपरीत दिशाओं से चल रही है, पहले वो खंबे को पार कर रही है और फिर वो एक ट्रेन को पार कर रही है, एक ट्रेन, तो बताइए उसकी लंबाई और स्पीड वगैरह पूछी गई थी। और एक लाइन का बिल्कुल क्वेश्चन था, पहले स्पीड 40 थी फिर 30 हो गई, 20 मिनट का अंतर हो गया, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। परेशान होते रहते हैं कि एज से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कभी कभी हमसे नहीं बनते, तो एज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ईजी आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि राहुल की जो एज है वो पहले 5 साल पहले थी, अपने भाई से 2 गुनी थी, और उनकी जो एज का गैप है वो 10 साल का है, अब बताइए राहुल की आयु कितनी होगी। तो इसका आंसर 25 वर्ष था, जिसने लगाया होगा उसको पता होगा। अगर ऐसे कोई एस्पिरेंट है जो देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि हाँ एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे, ताकि सबको पता लग जाए कि हाँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, उन्हें भी हेल्प हो जाए, आगे वो टॉपिक्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे अपने। इनकम एक्सपेंडिचर से बताऊं तो एक क्वेश्चन था, आप वो वाला क्वेश्चन देखते हैं ना कि आय में वृद्धि हो गई, बचत में वृद्धि हो गई, बताइए खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, तो आप वेटेड एवरेज से उसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन था इनकम एक्सपेंडिचर का। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को काउंट भी करेंगे ना तो ये 22 से 23 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक जितने मैंने बताए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो एक एक लाइन के जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह के होते हैं वो थे। अच्छा, उससे बता देती हूँ आपको, सिंपल इंटरेस्ट से ये रह गया था। जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था वो बहुत 2 से 3 क्वेश्चन थे और वो बहुत ही ईजी थे, एक एक लाइन के, वो आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं। जैसे 8% की रेट है, 12 साल में इतना हो गया है, ब्याज आया है, तो बताइए मूलधन कितना था, ये वाला क्वेश्चन था। और इस तरीके से हमारा या तो आप प्रिंसिपल दे देगा और सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, या फिर इंटरेस्ट दे देगा रेट पूछ लेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ओनली PRT अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इस वाले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो इस वाली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में आ जाए, पर आप बस उसके जो ऊपर से फॉर्मूला वगैरह देख लेना और रेट याद कर लेना।
जैसे 8% किया तो 2 साल में कितनी रेट हो जाएगी, उसकी सक्सेसिव रेट क्या होगी, तो 16.64 होगी। इस तरीके से 1 से 10 तक की रेट, कुछ रेट वगैरह याद कर लेना ताकि वहाँ आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो ये था ओवरऑल मैथ का रिव्यू। अगर आप जीके का रिव्यू चाहते हैं तो जीके का भी मैं आपको बता देती हूँ, जितने मुझे क्वेश्चन वगैरह याद हैं तो आप टॉपिक्स थोड़े बहुत कर लीजिएगा अभी शिफ्ट में जाने से पहले। जो पॉलिटी की, अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस में बस एसआई यूनिट आप थोड़ी बहुत देख लेना। हम इस वाली शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन था कि जो आप जानते हैं ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट अपॉन करंट होता है, तो उसका वोल्ट अपॉन एम्पियर ये ओम बन जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, ओम के इक्वल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। बायो में कुछ एलिल से क्वेश्चन था कि पौधे की जो छोटी हाइट है वो किसके कारण होती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर। पॉलिटी से देखें तो अमेंडमेंट एक्ट वगैरह थे जो आपके वो जीएसटी के लिए संशोधन हुआ था, वो कौन सा था, ये सिंपल क्वेश्चन था। और विधान परिषद का जो सभापति है उसे कौन नियुक्त करता है। आपातकाल से क्वेश्चन था, जो आपके वर्ड हटाए गए हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन के बाद ये इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसके बाद कुछ संशोधन किए गए थे, तो वो पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन था कि पंचायत का चुनाव कौन कराता है, तो आप जानते हैं कि राज्य चुनाव आयोग जो पंचायत है या ग्राम, ये अपने जिला पंचायत है, इन सब के चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। हिस्ट्री में देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि अभी ना कुछ दिन से मैं एनालिसिस कर रही थी तो उसमें पूछा गया था, ये मोपला विद्रोह पूछा गया था, तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक किया था कि कौन सा विद्रोह कौन से राज्य में हुआ, और उसी से क्वेश्चन आया, वो था पाई का विद्रोह का। तो पाई का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं कि उड़ीसा। ये मुझे इस तरीके से याद था कि पाई का कुछ नृत्य वगैरह होता है, वो हम उड़ीसा के लिए याद करते हैं, तो ये इसके लिए था, उड़ीसा के लिए था। और सिंपल था बिल्कुल कि किस राज्य से होता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया था। और अगर बात करूं दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली वाले में अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया था। इसका आप जानते होंगे ना, एक बहुत फेमस फैक्ट है कि दाग और चेहरा प्रथा किसने मतलब वो की थी, किसने लागू की थी। तो दाग और चेहरा किसके लिए होती थी, वो घोड़ों के लिए होती थी। दाग या चेहरा, चेहरा जो था वो जो घोड़ा चलाता था तो उसके मतलब आइडेंटिटी होती थी एक तरीके से घुड़सवार की, और दाग कुछ प्रथा वगैरह थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और आज फिर पूछ लिया गया, तो आप फेवरेट कह सकते हैं टीसीएस का। और एक था मैसूर विद्रोह, यानी कि विद्रोह से हमारे 2 क्वेश्चन थे, तो आप एक बार पढ़ के चले जाइएगा कि कौन सा विद्रोह कब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैसूर विद्रोह के बारे में तो ये पूछा गया था, थोड़ा सा ट्रिकी था कि जो वाडियार वंश था उसमें ऐसी क्या कमियां थी कि मैसूर विद्रोह हुआ। ठीक है, और ऑप्शन भी थोड़े से मतलब लैंग्वेज ठीक ठाक थी, जिसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ के समझ में ना आए एक बार में, 2 बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। जीके में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें आईवीसी आप जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे हमारे स्ट्रक्चर वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रोड मैप वगैरह कैसा था, तो हम जानते हैं कि वो राइट एंगल पे होती थी, और राइट एंगल वाला डायरेक्ट ऑप्शन दिया भी गया था कि आर्टेरी जो आकृति बनती थी और समकोण पर सड़कें काटती, तो ये वाला ऑप्शन उसमें आंसर था। एक जो क्वेश्चन था ऋग्वेद से, ये पहले की शिफ्ट में पूछा गया है, मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था, देखा था कि कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, तो उसमें ऋग्वेद से क्वेश्चन था, मैं पढ़ के गई थी। तो ऋग्वेद वाला ना, इससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें पहला तो था कि कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो इसमें आप जानते हैं कि ऋग्वेद है, एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा था कि ऋग्वेद में ऐसा है क्या, यानी कि कहानियों का संग्रह है या उसमें कोई नाटक वगैरह बताया गया है या कोई सूक्त है। तो आप जानते हैं इसमें भजन वगैरह सूक्त वगैरह दिए हुए हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, तो जो सूक्त था इसका आंसर था। जो वेद वगैरह है ना, वो आप पढ़ के जाइएगा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, किससे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, और ये किसने लिखा है, इसमें है क्या, ये भजन का है या इसमें गद है, पद है, ये सब चीजें आप पढ़ लेना, एक बार ऊपर से देख लेना। इकोनॉमिक्स में अगर बात करूँ तो आप ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कर लेना। अभी 3-4 दिन से इसमें बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। अब इसको करेंगे कैसे आप, क्योंकि ये ज्यादातर कोई पढ़ाता नहीं है, तो आप गूगल पे डाल देना ग्लोबलाइजेशन, तो वहां से जो भी थोड़े बहुत फैक्ट होंगे ना वो पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इससे एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा पक्का। और स्टैटिक में बात करूँ तो संगीत वाले क्वेश्चन यही पूछा गया था सिंपल, कि संगीत जो है वो इसकी जो शैली है वो कितने प्रकार की है। एक तो हिंदुस्तानी है, कर्नाटक संगीत वाली है, तो हमारे इसमें 2 ही इसके प्रकार हैं, तो यही पूछा गया था डायरेक्ट। करंट अफेयर में जितना मुझे याद है बता देती हूँ। अपॉइंटमेंट आपने देखा होगा कि एक पहली महिला किसी उसकी अध्यक्ष बनी है, बेयरबाक नाम है कुछ करके, तो बेयरबाक जो है वो कहाँ की है, ये पूछा गया था। डेज एंड थीम, डे एंड थीम में एक मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही डे करना आप, ज्यादातर जैसे कि जैव विविधता दिवस है, पोल्यूशन डे है, ये सब ठीक है, एनवायरमेंट डे वगैरह है। तो इसमें हमारा डेज एंड थीम का एक क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स वाले में पूछा गया था कि जो एशिया का पुरुष हॉकी कप जीता है भारत ने, तो वो कितने साल के इतिहास के बाद जीता है। और मैं तो सोचती हूँ कि ये क्वेश्चन करने वाला नहीं था, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि एडिशन कौन सा था, किसने जीता है, किसको हराया है, कितने मेडल वगैरह लाए हैं, या फिर वो कहाँ हुआ है और इससे पहले कहाँ हुआ था। लेकिन ये कुछ हटके पूछ लिया गया कि कितने साल बाद। लेकिन हाँ, किसी ने डीप में पढ़ाया, अगर आपने पढ़ाया तो आप कर सकते थे इसे। और मैंने ये इसमें तुक्का लगाया था कि 12 साल, लेकिन वो 8 साल निकला, मेरा गलत गया है।
अगर साइंस और टेक की बात करूँ तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कोई नई अभी वो बनाई गई है, कोई मिसाइल वगैरह बनाई गई है, तो इस तरीके के आप देख लेना कि अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल वगैरह बनाई गई है, जो मारक क्षमता इसकी कितनी है और ये इसके क्या है फीचर्स क्या है। तो साइंस और टेक है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बुक से ही आया था। करंट अफेयर की बुक इसलिए थी वो क्योंकि अभी ना संस्कृति के कार्यक्रम हुआ था कुछ नई दिल्ली में, वहां पर मोदी जी ने स्पीच दी होगी, तो उन्होंने वो कौन सी बुक के ऊपर दी थी, कहा वहां पे कोई बुक लॉन्च की, तो वो बुक पूछी गई थी और इसमें मैंने संस्कृति का 5वां अध्याय उस ऑप्शन था वही लगाया था एंड दैट वाज राइट। वैसे वो तुक्का था लेकिन मेरा राइट हो गया एंड आई वाज वेरी ग्लैड। मुझे जो क्वेश्चन याद थे जीके के वो मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग ये 19 से 18-19 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके अगर आप काउंट करेंगे तो। और बाकी इसमें जो करना है आप ज़्यादातर ना पॉलिटी पे फोकस करना, हिस्ट्री पे जो आप टॉपिक कर सकते हैं ऐसे टाइम पे वो कर लेना, ताकि जो इजी टॉपिक आ रहे हैं वहाँ से आप अपने मार्क्स गेन कर सके। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। और एक और बात मैं बता दूं कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट आया था अभी CBT 1 का, उसमें मेरा नाम आ गया है, लेकिन GTM के लिए ही आया ओनली, और उसमें अभी एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो CBT 2 भी आने वाला है। CBT 2 पहले भी मैं क्योंकि क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप इसमें कमेंट में लिख देना, और हम CBT 2 की जो तैयारी कर रहे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत भी हेल्प चाहिए, तो जो भी आपके मॉक्स वगैरह के लिए या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और क्योंकि मैं थोड़ी बहुत बिजी थी, अभी मेरा UPSI का DV भी था, तो इसलिए मैं वो वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आगे की शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उन्हें हेल्प मिले तो प्लीज एग्जाम के बाद आके आप थैंक्स जरूर बोलना। और एक काम जो आप बिना करे सबसे पहले वीडियो में से भाग जाते हो वो है लाइक करना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ढेर सारी अपडेट्स वगैरह आपके लिए, जो तैयारी में क्या आपकी गलतियां हैं, कैसे आप उनको सुधार सकते हो, ये सब स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह लाती रहती हूँ। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाए हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।